दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2015 का फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में फिजिक्स के 45 प्रश्न आते हैं। इससे पहले हम 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 31 से। तो ये है 31वां प्रश्न। एक तार का आकार यहाँ आरेख में दर्शाया गया है। इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं और एक्स अक्ष के समांतर हैं। तार का अर्धवृत्ताकार भाग वाई जेड समतल में है और इस भाग की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये है हमारा आरेख। ये क्या है? जेड अक्ष है, ये वाई अक्ष है और इसके लंबवत ऊपर की साइड में होगा एक्स अक्ष। तीनों ही अक्ष हमारे एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये जो तार है धारावाही चालक, ये एक्स अक्ष के समांतर है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा ओ पॉइंट है। इस अर्धवृत्ताकार की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। तो ये ओ पॉइंट पर इसके द्वारा और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हमें गणना करनी है। तो कोई धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर इस धारावाही चालक के कारण इस O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए हम इससे लंबवत दूरी देखते हैं। ये अगर D हो, ये अगर अल्फा हो, ये अगर बीटा हो, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है। सूत्र μ0/4 इंटू आई अपॉन लंबवत दूरी D है और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ले लें या अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ले लें। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस तार के कारण इस O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें और इसके कारण B2 मान लें और ये जो होगा वो B1 के ही बराबर होगा। तो ये B1, ये B1। अब O बिंदु पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B बराबर B1 यानी 2B1 प्लस B2। अब B1 B2 ज्ञात करने के लिए या गणना करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ O बिंदु पर निकाल रहे हैं तो ये बहुत लंबा है, तो इसका जो कोण होगा अल्फ़ा 1 अगर लें तो 0 हो जाएगा और अल्फ़ा 2 लें, बहुत दूर से आ रहा है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? 90 हो जाएगा। ये बहुत ही दूर से आ रहा है। तो B1 बराबर होगा μ0/4 इंटू आई अपॉन लंबवत दूरी हमारी R है, साइन अल्फ़ा 1 0, ये लंबवत दूरी यही है, अगला हम ले नहीं रहे हैं, और अल्फ़ा 2 हमारा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा V1 μ0/4 आई अपॉन R। अब इस अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए हमारा आता है, ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है और इसकी सेंटर पर जो थीटा कोण बना रही है, तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4 इंटू आई अपॉन R इंटू थीटा। तो अब ये हमारा अर्धवृत्ताकार चालक है, तो यहाँ से B2 निकाल लेंगे। तो B2 हो जाएगा हमारा μ0/4 आई रही और R त्रिज्या ही है हमारी। थीटा जो होगा वो होगा ये पूरा कोण और ये है 180 अंश और इसको हम पाई में बदलें तो पाई के बराबर है। अब इनमें दिशा क्या होगी? इस O बिंदु पर इस एक्स अक्ष के समांतर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो
ये एक्स अक्ष के समांतर है तो इसकी लंबवत होगी नीचे की साइड, और एक्स अक्ष के लंबवत हमारा क्या है, जेड है, और जेड के अपोजिट में नीचे जा रहा है, तो जेड की दिशा में हमारा यूनिट वेक्टर होता है के, और नीचे जा रहा है तो ये माइनस के हो जाएगा। तो B1 जो होगी वो दिशा के एतबार से माइनस के होगी। अब ये हमारा अर्धवृत्ताकार है, वाईजेड प्लेन में है, तो इसकी लंबवत होगी एक्स अक्ष की बिल्कुल अपोजिट साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी -I। अब टोटल चुंबकीय क्षेत्र जोड़ है तो ये हो जाएगा 2B1, और B1 है μ0I/4πr -k कैप प्लस B2, तो B2 है हमारा ये μ0/4πr × I पाई -I। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, μ0 कॉमन है, 4π में कॉमन है, r कॉमन है, ऊपर I कॉमन है, और दोनों में ही माइनस है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 2k, प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया है, यहाँ से बचेगा πI। तो ये आ गया है O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में है B बराबर -μ0/4πI/r πI + 2k, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिज्या r की वृत्ताकार कक्षा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, इससे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखें, r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, हम E मानते हैं इसको। 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ये हमारी आवृत्ति हो गई है, 1/t है, तो ये हमारा दिया गया है n चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, यही आवृत्ति कहलाती है। अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये धारावाही चालक की तरह काम करेगा। तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र अगर ये O है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हम निकालते हैं। ये होता है μ0/4π × I/, इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल r है तो ये r हो गया, इससे लंबवत दूरी, × थीटा, तो ये हो जाएगा μ0/4π। I की वैल्यू कितनी होगी यहाँ देखते हैं। I बराबर होता है Q/T, Q हमारा आवेश है, T आवर्तकाल T है, I बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T, 1/T हमारा दिया गया है n, तो I की वैल्यू आ जाएगी n E, ये E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो I की जगह हम लगा देंगे NE। थीटा ये पूरा कोण हमारा माना जाएगा, ये होता है 2π/r, 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा μ0NE/2r, μ0NE/2r, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। स्मॉल a भुजा का एक वर्गाकार चालक फ्रेम तथा I धारावाही एक लंबा सीधा तार आरेख में दर्शाए गए अनुसार एक ही समतल में है। ये आरेख हमारा, ये धारावाही लंबा सीधा तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा A भुजा का वर्गाकार चालक फ्रेम है। यह फ्रेम दाईं ओर को एक स्थिर वेग v से गति करता है, इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत बल समानुपाती होगा। तो ये हमारा फ्रेम है, इसकी अक्ष धारावाही चालक से x इकाई दूर है और ये v वेग से गति कर रहा है। ये स्क्वायर है यानी वर्गाकार चालक है, इसकी भुजा a सेंटीमीटर है। तो ये है हमारा फ्रेम। इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, किसके समानुपाती होगा, वो हमें निकालना है। इसको हम P Q R S मान लेते हैं।
तो पहले हम पी क्यू के दिस विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ से चालक से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी अक्ष तक है x और ये दूरी है हमारी a/2, यानी पूरी भुजा a है तो a/2 ये हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है तो ये हो जाएगी x माइनस a/2। तो अब हम निकाल लेते हैं भुजा पी क्यू के अनुदिश विभवांतर। ये होगा हमारा b1 इंटू a इंटू बी, ये भुजा की लंबाई है, ये वेग है और ये b1 हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। b1 हो जाएगा μ0 इंटू आई चालक में प्रवाहित धारा अपॉन 2 पाई इससे लंबा दूरी ये वाली x माइनस a/2 इंटू हो जाएगा av। अब निकालेंगे एस आर के अनुदिश विभवांतर। ये हो जाएगा μ0 आई av अपॉन 2 पाई, दूरी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस भुजा की यहाँ से चालक से दूरी हो जाएगी, यानी ये होगी हमारी x और ये होगी a/2। तो ये दूरी हो जाएगी x प्लस a/2। कुल विभवांतर निकालेंगे तो ये होगा पी क्यू के अनुदिश विभवांतर माइनस एस आर के अनुदिश विभवांतर। तो ये आया है हमारा μ0 आई ए वी अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 माइनस μ0 आई ए वी अपॉन 2 पाई अपॉन x प्लस a/2। इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारा ये आ जाएगा μ0 आई ए वी अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस a/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस a/2। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई आई ए वी, इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस a/2 और x प्लस a/2। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x कट जाएगा, 2a/2 2 कट जाएगा, a बचेगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा μ0 आई वी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 और x प्लस a/2। तो हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में किस रूप में दिया गया है। ऑप्शंस देखें तो ये दिया है 2x माइनस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसके पूछा है समानुपाती, किसके समानुपाती होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2x माइनस a और 2x प्लस a, यहाँ पर ले लेंगे, सारे ही कांस्टेंट हैं, तो ये इसके समानुपाती आ जाएगा। तो यहाँ है हमारे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। किसी ऐसी स्रोत से जोड़ने पर एक प्रतिरोध R द्वारा P शक्ति ली जाती है। यदि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से प्रपथ की प्रतिबाधा Z हो जाती है तो ली गई शक्ति हो जाएगी। तो यह ऐसी स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध R द्वारा P शक्ति दी जाती है। तो P बराबर हमारा दिया जाता है फॉर्मूला, P बराबर VRMS रूट मीन वैल्यू स्क्वायर इंटू IRMS। ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। अब इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से प्रपथ की प्रतिबाधा Z हो जाती है। तो अब जब प्रेरकत्व को प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तब हमारी शक्ति क्या होगी, P डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी P इंटू कॉस फाई। P डैश प्रेरकत्व जोड़ने के बाद ली गई शक्ति है इंटू P कॉस फाई जो है वो हमारा R अपॉन Z स्क्वायर होता है।
तो ये आ गया हमारा P इंटू आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें P आर अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। 35वां प्रश्न है, ई ऊर्जा का विकिरण किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो इस पृष्ठ का स्थानांतरित संवेग होगा। तो विकिरण ऊर्जा में देखते हैं कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में आपतित होता है। तो हर फोटोन की विकिरण ऊर्जा क्या होगी, h न्यू के बराबर होती है। और h होता है हमारा प्लैंक नियतांक, और यहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है, और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। तो ये हमारी हो जाएगी एच अपॉन लैम्डा। अब हम देखें विकिरण का प्रारंभिक संवेग कितना होगा, तो ये आ जाएगा पी आई बराबर एच अपॉन लैम्डा बराबर ई अपॉन सी। यहाँ से सी अपॉन में आ जाएगा, और एच लैम्डा हमारी क्या है, संवेग। अब देखते हैं परिवर्तित संवेग कितना होगा। परावर्तन के बाद क्या होगा, दिशा बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन लैम्डा बराबर माइनस ई अपॉन सी। अब प्रकाश की जो तो कितना परिवर्तन होगा, पी आर माइनस पी आई माइनस ई अपॉन सी माइनस ई अपॉन सी, ये हो जाएगा माइनस टू ई अपॉन सी। ये जो माइनस टू ई अपॉन सी है, ये हमारा संवेग परिवर्तन है। और यहाँ पूछ रहा है स्थानांतरित संवेग, तो ये हमारा स्थानांतरित संवेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी, यानी प्रकाश का स्थानांतरित संवेग, ये हो जाएगा हमारा 2e अपॉन सी। तो ये 2e अपॉन सी बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है।